मेडियल आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिसको आप मॉरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि कोहलबर्ग जो है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर if you see the view of CTET एग्जाम 2023, अगर हम देखें 2023 के एग्जाम के दृष्टिकोण से सीटेट को अगर हम देखते हैं तो कोहलबर्ग एक अच्छे और मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो फिर से आना। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वो ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किस देश से बिलोंग करते थे तो हमारा आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ से बिलोंग करते थे? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इस बात को हम याद रखेंगे। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो हमें थ्योरी दिया उसको हम मॉरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ जरूरी होगा कि हम ये देख लें कि मॉरल किसको कहते हैं या नैतिक किसको कहते हैं। तो आइए हम नैतिकता के बारे में, अब जहाँ तक नैतिकता की बात करें तो ये सबको पता होता है नैतिक और अनैतिक चीजें क्या होती है। जो हम सही करते हैं, अगर कोई भी काम जो हम कर रहे हैं अगर वो सही है तो हम कहते हैं ये मॉरल है, ये नैतिकता से भरा हुआ है, ये नैतिक है। लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो अनैतिक होता है। इतनी बातें क्लियर है। करना हमको हमेशा नैतिक चीजें चाहिए, नैतिकता ही हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये नैतिकता मिलती कहाँ से? मतलब सही गलत की कार्य को हम किसके अंदर रखेंगे? नैतिकता के अंदर रखेंगे। अब इसमें गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं गलत इसलिए लिख रहा हूं कि गलत होगा तो अनैतिक और सही होगा तो नैतिक। लेकिन जो सही गलत का जो काम है वही नैतिकता और अनैतिकता के अंतर्गत आता है। को हम नैतिकता मॉरलिटी के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि ये नैतिकता एक बच्चा सीखता कहाँ से है? ये भी सवाल रहता है। तो ये नैतिकता बाय बर्थ तो होती नहीं। सबसे पहली चीज कि ये बाय बर्थ नहीं होती, सीधे माता पिता से नहीं आती। ये हम सीखते कहाँ से हैं? अपनी फैमिली से, अपने सोशल से, अपने समाज से। तो ये समाज पे डिपेंड करता है, सामाजिकता से आती है। और सामाजिकता समाज फैमिली में, हम बच्चा मतलब फैमिली में रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो नैतिकता सीखता है उसको कहाँ से सीखता है? सोशल एनवायरनमेंट से सीखता है, सामाजिक परिवेश से सीखता है। कहाँ से सीखता है? सामाजिक परिवेश से सीखता है। बर्थ से या डायरेक्ट एनवायरनमेंट से या और किसी चीज से नहीं सीखता। तो नैतिकता इसको कहते हैं जो हम सही गलत की पहचान करने में जो त्रुटि करते हैं या जो भी चीजें। और बच्चा उस नैतिकता को सीखता कहाँ से? सोशल एनवायरनमेंट से। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। इतनी चीजें क्लियर है। आप एक बार ठीक से देखिए, अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो सही और गलत है
बच्चा क्या करता है ये पता नहीं होता उसे, वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है ये भी नहीं पता होता उसे। जैसे सपोज दैट किसी बच्चे को प्यास लगी थी या मुझे मान लो कि प्यास लगी थी, और अब मुझे पानी की बहुत सख्त जरूरत थी। अगर पानी नहीं मिलता तो शायद मेरे प्राण निकल जाते। तब तक मुझे एक दुकान दिखाई दी जिससे पानी की बोतल रखी गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनसे कहा भैया पानी दे दो, पैसे मांगा, पैसा था नहीं। अब मेरी जान जा रही तो मैं क्या करता? मैंने कुछ उठाकर उनकी आंख में फेंक दिया और पानी लेके भाग गया। तो ये इस कंडीशन में मैंने सही किया या गलत किया? इसमें मैंने क्या किया, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर पानी नहीं मिलता तो जीवन चला जाता, और पानी मिल गया तो जीवन बच गया। तो आपको क्या लगता है, जिनको आप मुझे बताएंगे। क्या मैं आगे बढ़ता हूँ? लॉरेंस कोलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने नैतिकता के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने दो प्रकार की थ्योरीज दिया। सबसे पहले तो एक जिसको नैतिक दुविधा या हम कहें तो अंग्रेजी में लॉरेंस कोलबर्ग ने लॉरेंस कोलबर्ग ने दो सिद्धांत दिया, जिसमें पहला मॉरल डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है भ्रम की स्थिति। ये क्या है? मॉरल डिलेमा मतलब नैतिक भ्रम। अब जब पानी लेने गया था तो वहां पे क्या था कि काम तो गलत है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई अपना सामान बेच रहा है, तो उसके आंख में धूल झोंक के हम पानी लेके बच जाए, ये गलत है। तो यहाँ क्या होता है कि ये कंडीशन जब हो जाती है, जब हम भ्रमित होते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी होती है। तो इस चीज को मतलब कि जब हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते, क्या कर पाते? जब कोई व्यक्ति सही गलत का निर्णय करने में क्या होता है? भ्रमित होता है। तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मॉरल डिलेमा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, उसको हम मॉरल डिलेमा के अंतर्गत रखेंगे। मतलब जब व्यक्ति सही और गलत में फर्क मालूम नहीं कर पाता है तो उसको मॉरल डिलेमा कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरी जो थ्योरी दिया इन्होंने उसको कहते हैं हम मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कण। अगर हिंदी की बात करें तो इसको नैतिक तर्कण कहते हैं। रीजनिंग का मतलब तर्क देना। क्या कहते हैं? मॉरल रीजनिंग कहते हैं। मॉरल का मतलब नैतिक होता है और रीजनिंग का मतलब तर्क। अब यहाँ देखो मॉरल डिलेमा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें व्यक्ति भ्रमित था, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मॉरल रीजनिंग की बात जो उन्होंने कहा, इसमें व्यक्ति डिसीजन ले लेता है, इसमें डिसीजन लेता है कि क्या करना है मुझे, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये दो प्रकार की थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। एक मॉरल डिलेमा जिसमें क्या होता है कि बच्चा भ्रम में होता है कि हमें क्या करना है, और दूसरी जिसमें वो निर्णय ले लेता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है, इस प्रकार की चीजें जो है वो बच्चा सीखता है। तो ये दो प्रकार की थ्योरीज उन्होंने दिया है। अब ये दो प्रकार की थ्योरीज लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। ये चीजें क्लियर होगी। मैं आगे बढ़ता हूं। अब लॉरेंस कोलबर्ग का ये जो सिद्धांत था
इसकी आलोचना भी हुई, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। क्रिटिसिज्म का मतलब इसकी आलोचना भी हुई, और ये आलोचना भी जरूरी है हमारे लिए। तो इनके सिद्धांत की आलोचना जिन्होंने किया, कैरोल गिलिगन, ये नाम याद रखेंगे, कैरोल गिलिगन जिन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना की, आप नाम याद रखेंगे, कैरोल गिलिगन। इन्होंने क्या कहा? कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने क्या कहा? लॉरेंस कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया। किसने क्रिटिसाइज किया? याद रखेंगे, कैरोल गिलिगन ने। और उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग साहब, आपने अपने थ्योरी में केवल क्या किया है? पुरुषों को प्रायोरिटी दी है। प्राथमिकता दी है आपने पुरुषों को, स्त्रियों को आपने प्राथमिकता नहीं दी। स्त्रियों को प्रायोरिटी नहीं दी आपने कोहलबर्ग साहब। तो इन्होंने आलोचना किया कि आप जो थ्योरी दिए हैं उसमें आपने पुरुषों की नैतिकता के बारे में एक्सपेरिमेंट जो किया आपने, उसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया। दूसरी चीज, पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय होता है, ठीक है? पुरुषों की दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा? पुरुषों की जो नैतिकता है उसका आधार क्या होता है? न्याय। जबकि स्त्रियों की जो नैतिकता है वो केयर वाली होती है, देखभाल की होती है। मतलब पुरुष क्या करते हैं? वो तुरंत न्याय कर देते हैं। मतलब अगर कोई गलती किया है तुरंत उसको सजा दे देते हैं। लेकिन स्त्रियां जो होती हैं वो क्या करते हैं? केयर करती है। तो इस बात को कह करके इन्होंने, कोहलबर्ग साहब को क्या किया? इस बात को कह करके इन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। मतलब अब हम आते हैं डायरेक्ट जो है कोहलबर्ग साहब के सिद्धांतों पे। तो इन्होंने अपने सिद्धांतों में, यहाँ तक क्लियर है? आते हैं हम लोग। इन्होंने कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तीन लेवल बताया अपने सिद्धांत का, और तीनों लेवल के दो दो स्टेज होंगे। तो स्टेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 into 3 करेंगे तो कितने स्टेज हो जाएंगे? 6 स्टेज बताया इन्होंने, और 3 लेवल बताया। 3 लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले लेवल की बात करेंगे, प्री कन्वेंशनल स्टेज। स्टेज नहीं कर सकते, लेवल कर सकते। पहला लेवल जो बच्चे का होता है जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल, जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो 0 से लेकर के और 4 साल तक तो वो कुछ समझता नहीं है। ये आपको पता है? इसमें जो नैतिकता होती है वो 0 की, उसमें 0 होती है। मतलब उस बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उस बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसमें जो मॉरलिटी होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। इसमें बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है।
दूसरे, अब इसमें प्री कन्वेंशनल में दो प्रकार की चीजें हो जाती है। एक तो पनिशमेंट की एज होती है, दंड एवं आज्ञा वाली एज होती है। इसमें बच्चा, इसमें दो प्रकार की चीजें हो जाती है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। यहाँ बच्चे को नैतिकता तो नहीं मालूम होती, लेकिन वो पनिशमेंट के डर से ओबीडियंस बन जाता है। उसे डर होती है कि अगर हम सही, अगर मैं, जैसे मेरे मम्मी पापा या मेरे फैमिली ने सिखाया है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत ही आती है। और इस के अंतर्गत व्यक्ति, जो बच्चा होता है वो ओबीडियंस होता है। दूसरी चीजें, दूसरी जो इसमें स्टेज होता है उसको हम कह सकते हैं, दूसरा जो स्टेज होता है, पहला तो आपने देखा वो पनिशमेंट, ओबीडियंस, तो सजा के कारण जो है उसके डर से वो ओबीडियंस बन गया। और इसमें दूसरी चीजें होती है, जब वो खुद का निर्णय ले लेता है, जब वो इंस्ट्रूमेंटल और इंडिविजुअली अगर कहें, मतलब जो जैसा कर रहा है उसका वो जवाब दे देता है। इंस्ट्रूमेंटल, इसको लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो स्वयं निर्णय ले लेता है, खुद जो है निर्णय ले लेता है। तो ये दो प्रकार के सिद्धांत को उन्होंने दिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी एज जो होती है, ये पहले प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत दो स्टेज हो गए, दूसरी कन्वेंशनल होती है, दूसरी जो हो जाएगी कन्वेंशनल, और तीसरे लेवल की मैं बात करूं तो पोस्ट कन्वेंशनल। अभी प्री कन्वेंशनल में हमने देखा था कि बच्चे को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, वो जीरो होता है। अभी जब कन्वेंशनल में, अब यहाँ जो है ये प्री कन्वेंशनल 4 से लेके और 10 साल तक की, यहाँ 10 से लेके और 13 साल तक की एज, जब बच्चे को नैतिकता का ज्ञान हो जाता है, जब वो समझ जाता है कि नैतिकता क्या होती है, हमें करना क्या है, तो इस अवस्था में अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा बच्चा बनने की जो ख्वाहिश होती है सबकी, तो वो इस स्टेज के अंदर आ जाएगी, कन्वेंशनल के अंतर्गत। और इसके बाद जब पोस्ट कन्वेंशनल में, तो 13 साल से ऊपर, 13 से ऊपर जब हमें नैतिकता का ज्ञान होता है, जब हमको पता होता है हमें करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो आ जाता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो फिर कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप करेंगे। और चूँकि मेरी पहली क्लास है सीटेट की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसमें दिख सकती है, बट आप कमेंट में बताएंगे। और फिर